प्रणाम दोस्तों। तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चल रहा है, उसके लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए, यही हमारी आशा है। और दूसरी बात, हमारे चैनल का नाम पहले सेव था S.A.V.E सर्चिंग अ डे वेकेंट टू एक्सप्रेस, जो इसका फुल फॉर्म था, उसको मैंने अभी चेंज कर दिया है टाइम ट्रेवल विद बुक्स, क्योंकि ये कन्वीनियंट नाम है, इसको इजी सर्च कर सकते हैं। S.A.V.E सर्च करने में काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने उसे चेंज कर दिया है। और अब आज की बुक पर बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की हमारी बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग ये विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखी गई किताब है, जो सन 1946 में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी जर्मन भाषा में। उस समय इसका अंग्रेजी अनुवाद भी डेथ कैंप टू एग्जिस्टेंशलिज्म था, और फिर कुछ समय तक इसके अलग अलग एक दो अंग्रेजी नाम अलग अलग भी प्रकाशित हुए, और 1959 में इसे मैन सर्च फॉर मीनिंग नाम दे दिया गया इंग्लिश में। तब से ये बुक उसी नाम से प्रकाशित हो रही है। विक्टर ई फ्रैंकल जी के बारे में बात करें तो वो बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट थे अपने टाइम के। 26 मार्च 1905 वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया का हिस्सा है अभी, और तब के समय में ये वियना और हंगरी का साथ में हिस्सा था, वहां इनका जन्म हुआ था। और 2 सितंबर 1997 को इनकी डेथ हो गई थी 92 इयर्स की एज में। तो इन्होंने अपने करियर में, अपने जो भी करियर था इनका जो भी करियर था, उसमें इन्होंने लोगोथेरेपी के लिए काफी सारा काम किया, और कई सारे इंस्टीट्यूशन भी अलग अलग देशों में सेटअप किए। न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में, साइकेट्रिक के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे खोजबीन किया और बहुत आगे काम किया। तो बेसिकली बुक को 2 हिस्सों में बांटा गया है। बुक के ज्यादातर हिस्से में वो अपने कंसंट्रेशन कैंप में, विक्टर फ्रैंकल जो कंसंट्रेशन कैंप में उनका समय बीता, उसके बारे में बात करते हैं। और इसके दूसरे हिस्से में वो लोगोथेरेपी क्या है और वो कैसे उन्होंने किया और क्या उसके अंदर है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले बात करेंगे कंसंट्रेशन कैंप की, जहां इन्होंने अपने लाइफ के 3 साल बिताए। एक्चुअली हुआ ऐसा कि अडोल्फ हिटलर जब 1933 में और 1945 तक अडोल्फ हिटलर का शासन था जर्मनी में, और बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी उनका आधिपत्य हुआ अडोल्फ हिटलर का, तो उन्होंने वहां के यहूदी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब विक्टर फ्रैंकल भी एक यहूदी थे, और यहूदियों के लिए जो कंसंट्रेशन कैंप, जो होलोकॉस्ट बनाया जाता था उनके लिए, होलोकॉस्ट कंडीशन बनाया जाता था, कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें डाल दिया जाता था। तो उस समय विक्टर फ्रैंकल को भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था अडोल्फ हिटलर के 1942 में, और 1945 तक, जब तक ये जिंदा थे अडोल्फ हिटलर, तब तक उनको वहां रखा गया था। तो वो अपने कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बताते हैं, वहां की स्थिति के बारे में बताते हैं, और कैसे उन्होंने उतना समय बिताया, और वहां से उन्होंने लोगोथेरेपी को कैसे और अच्छे से जाना, और कैसे लोगोथेरेपी लोगों के दिमाग को समझ के उन्होंने बनाया आगे चल के। तो कंसंट्रेशन कैंप में 3 फेजेस उन्होंने बताए कि इंसान के, मतलब वहां रहने वालों के दिमाग पे कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है शॉक। जब कोई भी नया बंदा कंसंट्रेशन कैंप में लाया जाता था, तो वो उसे शॉक महसूस होता था, मतलब वो शॉक हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको आपके प्रोफेशन या आपके नाम से नहीं जाना जाता था, आपको एक नंबर दे दिया जाता था, और आपकी एग्जिस्टिंग जो सारी पहले से सारी चीजें वो सब ले लिया जाता था, आप बस एक नंबर रह जाते थे उनके लिए। दूसरा, वहां पे फूड के नाम पर बस थोड़े से ब्रेड नाम मात्र के और एक वाटरी सूप दिया जाता था दिन के लिए, जो कि कम होता था नॉर्मल हिसाब से भी, और उस हिसाब से भी जिस हिसाब से इनसे काम लिया जाता था। वहां पे रहने वाले यहूदी लोगों से, जिनको वहां लाया गया था, उनसे काफी कड़ी मात्रा में काम लिया जाता था, जैसे कि पहाड़ खोदना, रेल ट्रैक्स के लिए काम करना, और सारी चीजें बनाना या करना, बहुत कड़े काम लिए जाते थे, और खाने के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता था। कपड़े 6-8 महीने तक एक ही पहनने पड़ते थे। जब किसी की डेथ हो जाए तो उससे आप कपड़े बदल लीजिए, जूते बदल लीजिए, चाहे छोटे बड़े साइज के जूते कपड़े हों, तो उससे बहुत समस्या होती थी। वर्किंग एनवायरनमेंट कुछ ठीक नहीं था, ऊपर से इतनी ठंड में उन्हें काम करना पड़ता था, सुबह जल्दी उठो, सोने का कोई टाइम नहीं। और सोने के लिए भी जो कैंप उनके लिए हट बनाए गए थे,
उसमें काफी ठंड होती थी, ऊपर से एक ही में काफी सारे लोग ठूसे जाते थे। यानी कि आप अगर एक करवट सोए हो तो आप दूसरे करवट नहीं हो सकते, ऐसी हालत थी वहां की। तो ऐसी, और फिर ये हालत में वो लोग कैसे रहते थे, तो पहले जो आदमी आता था उसे शॉक लगता था ये सब देख के। फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ कुछ समय, कुछ सालों बाद या महीनों बाद उनको इस सब चीज की आदत लग जाती थी। मतलब या तो बहुत सारे लोग तब तक सुसाइड कर जाते थे, या तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाते थे और उनकी मौत हो जाती थी कोई ना कोई बीमारी के हिसाब से, या कंसंट्रेशन कैंप में कुछ बुरा बर्ताव या काम नहीं करने की वजह से नाजी लोग ही उन्हें मार दिया करते थे। और तीसरा और अंतिम उन्होंने बताया कि जब वहां से उनका लिबरेशन हुआ, वो आजाद हुए वहां से, तो बाहर की दुनिया में भी एडजस्ट करने में उन्हें टाइम लगा, क्योंकि उनको कंसंट्रेशन कैंप की आदत लग गई थी। और वहां से बाहर निकलने के बाद उन्हें काफी अजीब लग रहा था। काफी समय तक तो वो अंदर जब थे तो यही सोचते रहे कि कब आजाद होंगे, ये करेंगे वो करेंगे आजाद होने के बाद। लेकिन वहां से निकलने के बाद भी उनके लाइफ में, उनके दिमाग में वही सारी चीजें काफी समय तक छाई रही और कुछ समय तक उन्हें एडजस्ट करने में टाइम लगा। तो ये 3 फेजेस से गुजरना पड़ा। और अपने कंसंट्रेशन कैंप में बिताए गए चीजों से और वहां के लोगों से उन्होंने क्या सारी चीजें सीखी और उससे लोगोथेरेपी इजाद की और लोगों के दिमाग को पढ़कर उसको चेंज करने की कोशिश की कि कैसे आप ऐसे बुरे सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं और कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि 28 में से लगभग 28 में से सिर्फ एक आदमी उस कंसंट्रेशन कैंप से सरवाइव कर पाता था। और यहां तक कि विक्टर फ्रैंकल के परिवार की भी वहां मृत्यु हो गई थी। उनके माता, पिता, भाई और उनकी वाइफ की भी उसी कंसंट्रेशन कैंप में मृत्यु हो गई थी। तो ये उन्होंने इस कहानी में अपने कंसंट्रेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। 3 साल उन्होंने बिताए, जिसमें उन्होंने मोस्टली ऑस्ट्रोविच, जो कि पोलैंड का हिस्सा है, वहां बिताए। उसके बाद डाचू और बावेरिया, जो कि डाचू जो है वो दक्षिण जर्मनी में है और बावेरिया दक्षिण पूर्व जर्मनी में स्थित है, वहां पे उन्होंने अपना समय बिताया। तो लोगोथेरेपी तो लोगो का ग्रीक में मतलब होता है मीनिंग देने वाली थेरेपी। विक्टर फ्रैंकल ने अपने समय के कई सारे साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट के पास काम किया और उनके रिसर्चेस से जाना कि वो लोग कैसे काम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अनएडिक्वेट लगता है, जो कि पहले जो पद्धतियां यूज होती थी, यहाँ तक कि अभी भी कई सारी साइकेट्रिक पद्धतियां जो यूज होती हैं वो उनके थोड़ा खिलाफ नहीं, मतलब खिलाफ तो पूरी तरीके से नहीं कर सकता, पर वो कुछ नया लाना चाहते थे जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। मोस्टली विक्टर फ्रैंकल ने डिप्रेशन और सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने वाले केसेस ज्यादा देखे और उन्होंने ये पाया कि जिस व्यक्ति के लाइफ में मीनिंग नहीं है, और कंसंट्रेशन कैंप में उन्होंने भी देखा कि जिस व्यक्ति के लाइफ में मीनिंग नहीं है वो आदमी सरवाइव नहीं कर सकता और वही डिप्रेशन और सुसाइडल अटेम्प्ट्स करता है। तो मीनिंग कैसे फाइंड किया जाए, ये उन्होंने लोगोथेरेपी के माध्यम से बताने की कोशिश की है, जिसके 3 बड़े स्टेप है। सबसे पहला वर्क रिलेटेड ऐसा है कि जैसे कोई आर्टिस्ट है और वो अपने आर्ट में काफी इंटरेस्ट लेता है, तो वो कैसी भी सिचुएशन में सरवाइव करेगा, क्योंकि उसको आर्ट में अपने इंटरेस्ट है। वो अपने आर्ट के लिए कुछ भी करना चाहता है तो वो अपने आर्ट के लिए जिएगा। म्यूजिशियन अपने म्यूजिक के लिए जिएगा, पेंटर अपने पेंटिंग के लिए जिएगा, क्रिकेटर अपने क्रिकेट के लिए जिएगा। उसकी लाइफ में एक मीनिंग है अपने वर्क से रिलेटेड। वैसे ही विक्टर फ्रैंकल जब कंसंट्रेशन कैंप में थे तो उनके साथ उनके थीसिस पेपर भी थे, जो लोगोथेरेपी या बहुत साइकेट्रिक टर्म्स के बारे में, न्यूरोलॉजी के बारे में उनके पास थे, जो कि उनसे वहां छीन लिया गया था। तो उन्होंने ये सोच लिया था कि उनको इसके लिए करना है, उनको वापस सारे थीसिस लिखने हैं याद करके, और इसलिए वो सरवाइव कर गए, क्योंकि उनके लाइफ में लक्ष्य था कि उन्हें लोगोथेरेपी लानी है और अपने जो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्री से जुड़े टर्म है उनको वापस उन्हें लिखना है, उस पर किताबें लिखनी है, उसके बारे में और रिसर्च करना है। तो ये बताते हैं कि वर्क रिलेटेड जो आपके जीवन में अगर कोई उद्देश्य है, आपके काम से रिलेटेड, आपके पैशन से रिलेटेड, तो आप किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हो। दूसरा है लव। विक्टर फ्रैंकल जब कंसंट्रेशन कैंप में थे तो वो अपनी वाइफ से काफी प्रेम करते थे और बहुत जल्दी उनसे अलग हो जाना पड़ा था इस कंसंट्रेशन कैंप में, क्योंकि उनकी वाइफ को, परिवार को अलग रखा गया था और उनको अलग रखा गया था। हालांकि कंसंट्रेशन कैंप में उनकी वाइफ की मौत हो गई थी, लेकिन उनको तब ये पता नहीं था कि मौत हो गई। तो वो अपनी वाइफ, अपनी फैमिली के लिए जीना चाहते थे। तो वैसे ही आपके जीवन में अगर लव है,
चाहे आपके फैमिली के प्रति है, भाई बहन के प्रति है, माता पिता के प्रति है, फ्रेंड्स के प्रति है, या समाज के प्रति है, नेचर के प्रति है, काम के प्रति है, किसी प्रति भी आपके जीवन में लव है, तो आप किसी भी सिचुएशन से निकल जाओगे और सरवाइव कर लोगे। तो ये दूसरा पद्धति थी। तीसरा, सर्वाइवल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसा होता है कि आप अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाते हो, तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो और सोचते हो कि जो सबसे बुरा होना था वो हो चुका है ये खराब स्थिति में आने के बाद, और अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, और आप उसमें सरवाइव करने की सोचते हो, वर्क से भी रिलेटेड सोचते हो, लव से भी रिलेटेड सोचते हो, और हिम्मत रखते हो, हर चीज पॉजिटिव वे में लेते हो, तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, जो कि विक्टर फ्रैंकल ने भी किया कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, और भी लोग जो वहां से सरवाइव कर पाए, जो कि अनुपात था 28 में से सिर्फ एक सरवाइव करता था। तो यही उन्होंने बताना चाहा कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, अगर आप उससे निकलना चाहते हो, आप हिम्मत रखते हो और पॉजिटिव अप्रोच रखते हो, तो आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो। तो ये 3 चीजें, वर्क रिलेटेड, लव और सर्वाइवल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यही लोगोथेरेपी का मूल मंत्र है। इसी प्रकार आप अपने जीवन में मीनिंग ढूंढ सकते हो, और यही लोगोथेरेपी के माध्यम से और अपने कई सारे बुक्स के माध्यम से विक्टर फ्रैंकल ने बताने की कोशिश की है, जो कि ये बुक चर्चा करती है। तो यही है, इस बुक में 2 चीजें हैं। एक उनके कंसंट्रेशन कैंप में बताए समय के बारे में, जो कि डीपली आपको जानने मिलेगी। ये बुक 156 पेजेस की है टोटल, जिसमें लगभग 100 पेजेस उनके कंसंट्रेशन कैंप के बारे में है, 20-30 पेजेस उनके लोगोथेरेपी और लाइफ के मतलब के बारे में। कई उदाहरण के माध्यम से भी वो समझाने की कोशिश करते हैं लोगोथेरेपी के, तो ये इसके बारे में है। ओवरऑल ये बुक काफी अच्छी और एक क्लासिक इंटरेस्टिंग बुक है, और आपके लाइफ में मीनिंग जोड़ सकती है। तो मेरा मानना है कि आपको ये बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।